नमस्कार. सप्रेम जय भीम. दैनिक बहुजन सौरभच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत. आज दिनांक 8 आणि राजकीय घडामोडीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. विधानसभा लवकरच आहे महाराष्ट्राची आणि 2-3 स्टेटची, आणि या सर्व लोक इंडिया अलायन्सचे लोक त्या कामाला लागलेले आहेत आणि त्यांनी निश्चय केलेला आहे की यावेळेस मोदी सरकारला पूर्ण स्टेटमध्ये आपल्याला हरवायचं आहे. अशा रीतीने या सर्व गोष्टीवरनं मोदी सरकार अत्यंत परेशान आहे. परेशान याच्यासाठी आहे की मोहन भागवत, RSS आणि BJPमध्ये जे काही संघर्ष सुरू आहे आतला, त्याच्यामुळं हा जो परिणाम तिथल्या कार्यकर्त्यावरती होईल तो निश्चितच BJPच्या विरुद्ध जाईल. आणि कोणत्याही घरात एखादं जर वादळ निर्माण झालं किंवा डिस्प्यूट झाला तर त्याचा अंत वाईट असतो, आणि हेच तिथे मात्र होईल. आणि BJPला संपवण्याचं काम दुसरे तिसरे कोणी नसून RSS वर्सेस BJP असा सर्व वाद राहील. कारण नेचरचा नियम आहे की सर्वच लोक ॲम्बिशियस जर एका ठिकाणी आले की सर्वच लोक तिथे रेसमध्ये राहतात आणि एका दुसऱ्याला संपवण्याच्या मागे लागतात. हेच आता या सरकारमध्ये पाहण्यात मिळेल. जे 10 वर्षापर्यंत मोदी सरकारने एक कल्ली सत्ता ठेवून सर्व लोकांना दाबण्याचा जो प्रयत्न केलेला आहे, त्याच्यामुळे त्यांचा अहंकार वाढला आणि त्या वाढण्यात त्याच्यातनं हे सर्व झालेलं आहे. एक छोटीशी व्हिडिओ तुम्हाला घेऊन येतो आहे, त्याच्यावरनं आता सध्याच्या परिस्थितीबद्दल तुम्हाला आढावा येईल. बघूया ही आपली छोटीशी क्लिप. साहेब के झूठों पर चले आइए. इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के बारे में लगातार झूठ शब्द का प्रयोग करना पड़ता है. न चाहते हुए भी हमें बार बार करना ही पड़ता है, क्योंकि झूठ का कोई भी पर्यायवाची लगा दीजिए, रहेगा तो झूठ है. अब देखिए, पिछले दिनों संसद में विपक्ष ने, खासकर राहुल गांधी ने, मणिपुर के मुद्दे पर जोर शोर से चर्चा मांगी. वो चाहते थे कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री बढ़िया से जवाब दें, मणिपुर के सांसदों को बोलने का मौका मिले, मगर मणिपुर के सिर्फ एक सांसद को बोलने का मौका दिया गया, दूसरे को बोलने की अनुमति नहीं मिली. इसके अलावा आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई, 14 महीने बीत गए, अब तक साहेब वहां जा नहीं पाए. संपूर्ण शांति और सामान्य व्यवस्था की खबरें अभी भी दूर नजर आती. मणिपुर के सांसद सदन में बोलते हुए भावुक हो जाते हैं, कपकपाने लगते हैं, मगर हुकूमत सुनने को तैयार नहीं है. उल्टे प्रधानमंत्री जब खड़े हुए मणिपुर के मामले पर बोलने के लिए, तो उन्होंने क्या कुछ कहा और कैसे अपनी ही पीठ थपथपाने लगे, कुछ बातें आपको खुद ही सुन लेनी चाहिए. इसके बाद ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से सारा पर्दाफाश कर दिया है. पहले साहेब की बातें सुन लीजिए, इसके बाद झूठ का बवंडर देखेंगे. मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है. वहां जो कुछ भी घटनाएं घटी, 11,000 से ज्यादा FIR की गई है. मणिपुर छोटा सा राज्य है, 11,000 FIR की गई है. 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं. आदरणीय सभापति जी, मणिपुर में भी जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई, वहां भी परीक्षाएं हुई है. बीते समय में पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है. गृह मंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे हैं, गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे हैं और बार बार वहां जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे. जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे आगाह करता हूं कि ये हरकतें बंद करें. एक समय आएगा मणिपुर ही उनको रिजेक्ट करने वाला है, ऐसे लोगों को. और कांग्रेस के लोग ये न भूले कि मणिपुर में इन्हीं कारणों से 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है. इतने छोटे से राज्य में 10 बार प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़ा है, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है. कुछ तो मुसीबतें होगी, और ये हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है. लेकिन फिर भी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वहां पर जिस प्रकार की हरकतें हो रही है, आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन में देशवासियों को मैं बताना चाहता हूं, 1993 में मणिपुर में ऐसे ही घटनाओं का क्रम चला था, और इतना तीव्र चला था, इतना व्यापक चला था, वो 5 साल लगातार चला था.
तो ये सारा इतिहास समझ करके हमें बहुत समझदारी के पूर्वक स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रयास करना है। जो भी इसमें सहयोग देना चाहते हैं, हर एक का सहयोग भी हम लेना चाहते हैं, लेकिन हम सामान्य स्थिति को बरकरार रखने में, शांति लाने में भरपूर प्रयास कर रहे हैं। सुन लिया आपने, साहिब कह रहे हैं कि सरकार निरंतर प्रयासरत है। मणिपुर एक छोटा सा राज्य है, यानी खुद ही कह रहे हैं कि मणिपुर एक छोटा सा राज्य है और 14 महीने से एक छोटे से राज्य को संभाल नहीं पाए। बता रहे हैं कि 11,000 एफआईआर की और 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, पहले कहते हैं कि छोटा सा राज्य है, फिर कह रहे हैं कि 11,000 एफआईआर दर्ज हुई। अब अंदाजा लगाइए कि मणिपुर में कितनी भयावह स्थिति रही होगी कि छोटे से राज्य में 11,000 एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। और क्या एफआईआर दर्ज करना ही सरकार की एकमात्र जिम्मेदारी है? सवाल तो यह है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा क्यों हुई कि 11,000 एफआईआर दर्ज करने पड़े और 500 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा? और पैदा हुई तो इतने समय से लगातार चल क्यों रही है? प्रधानमंत्री ने सदन में कहा कि जैसे देश के अन्य क्षेत्रों में परीक्षाएं हुई हैं, वैसे ही मणिपुर में भी परीक्षाएं हुई हैं। मगर सवाल यह है कि क्या मणिपुर में भी वैसी ही परिस्थिति में परीक्षा हो पाई है जैसे देश के अन्य हिस्सों में हो रही है? प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सभी से बातचीत करके शांति का रास्ता खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अब जरा अपनी स्क्रीन पर जून महीने की इन खबरों को देखिए। 18 जून 2024 की यह खबर बता रही है कि जवानों को उतरने के लिए कहने पर भीड़ ने सीआरपीएफ की बस में आग लगा दी। अल जजीरा की यह खबर बता रही है, इंटरनेशनली बता रही है कि जातीय हिंसा पर भाजपा को हराने के बाद भी मणिपुर में शांति नहीं आ पाई है। दमदार प्रदर्शन के बाद अब इंडिया गठबंधन ने विधानसभा चुनाव के लिए भी कमर कस ली है और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ने पूरी रणनीति बना ली है कि किस तरह बीजेपी सरकार की कमजोरियों को सामने लाना है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी कल असम और मणिपुर जाने वाले हैं, जबकि बीजेपी अभी उनके हाथरस और अलीगढ़ दौरे को ही संभालने में लगी हुई है और उसके बाद राहुल गांधी गुजरात भी पहुंच गए। अब तक बीजेपी नेता बयान दे रहे हैं कि राहुल हाथरस में राजनीति करने आए थे। हालांकि बीजेपी के ऐसे आरोपों का राहुल गांधी पर न कभी कोई असर हुआ है और न अभी हो रहा है, जबकि बीजेपी ही अब राहुल गांधी के असर में आती हुई दिख रही है। इसीलिए हरियाणा हो या महाराष्ट्र, हर जगह बीजेपी नेता चुनावों की रणनीति बनाने में लग गए हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में बुरे प्रदर्शन के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी परेशान हैं और उन्हें डर है कि विधानसभा चुनावों में महायुति में बिखराव ना हो जाए। महायुति यानी अभी जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी शिवसेना और शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट की जो सरकार है, इस सरकार को डर है कि कहीं चुनावों के दौरान या चुनाव से पहले उनकी पार्टी में बिखराव ना हो जाए। और इसी पर मुंबई में महायुति सहयोगियों यानी भाजपा, शिवसेना और एनसीपी की एक संयुक्त रैली में देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अपने नेताओं और प्रवक्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक दूसरे के खिलाफ न बोलें, सभी का सम्मान करें और कोई भ्रम पैदा न करें। फडणवीस ने यह भी कहा है कि अगर आपको कोई समस्या है तो हम यूटी में हैं, यानी कि एकजुट हैं। एकनाथ शिंदे, अजित पवार और मेरे साथ बात करें, हमें महायुति में कुछ समझौता करना होगा। विपक्ष अपने बीच समझौता करने के लिए तैयार है, इसीलिए हमें भी साथ चलना होगा। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो उसे मुद्दा न बनाएं। ये बात कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। आप जानते हैं देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जब ये सरकार तोड़ फोड़ करके बनी तो उप मुख्यमंत्री का पद इन्होंने बड़े अनमने ढंग से संभाला था। वहीं इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने हार का कारण बताते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने अति आत्मविश्वास के कारण हमारी कमजोर तैयारी का फायदा उठाया। यानी बीजेपी और उसके साथी ये मान रहे हैं कि वो सभी अति आत्मविश्वास में थे और ये भी तय है कि तीनों दलों के बीच तालमेल की कमी है। इसलिए तो कह रहे हैं उधर देवेंद्र फडणवीस कि हो सकता है कि कहीं कुछ आपसी मतभेद हो, लेकिन उसको दूर करना है, जबकि इंडिया गठबंधन वाले ऐसा करके एक साथ एकजुट हैं। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे ने दावा किया है या दावा कर रहे हैं वो कि इस बार फिर से उनकी ही जीत होने वाली है, यानी इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है। ठाकरे ने यह भी कहा है कि अभी महिलाओं को लुभाने की जो योजनाएं राज्य सरकार ने शुरू की हैं वो जल्द बंद हो जाएगी। यानी इंडिया गठबंधन अभी से जीत का आत्मविश्वास दिखा रहा है।
वहीं हरियाणा चलिए तो हरियाणा में राहुल गांधी के सामाजिक न्याय की मुहिम का जवाब देने की कोशिश हो रही है और इस कोशिश में हरियाणा सरकार ने लगभग 20 जातियों को अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स श्रेणी में एसटी श्रेणी के तहत लाने की प्रक्रिया वहां शुरू कर दी है, जबकि अब तक हरियाणा में कोई भी जाति या समुदाय अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं है। सैनी सरकार के इस कदम पर सवाल पूछा जा रहा है अब कि पिछले 10 वर्षों में इन 20 एसटी जातियों की पहचान क्यों नहीं की गई और क्यों नहीं उन्हें आरक्षण का लाभ दिया गया। अगर आरक्षण का आप लाभ देना चाहते थे तो फिर आप 10 साल में कर देते, पिछला 5 साल था उसमें कर देते, लेकिन आपने तब नहीं किया। आप बिल्कुल मुहाने पे सिर पे चुनाव है तो अब आप 20 जातियों का चयन कर रहे हैं। चुनाव से ठीक 3 महीने पहले एसटी जातियों की यादें आपको कैसे आई? अब याद आने का कारण तो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी को सवर्ण वोटों के साथ साथ जीत के लिए पिछड़े तबकों के वोट भी चाहिए, वरना हरियाणा में उसकी जीत मुश्किल है। बुद्धा या सिरियलमधनं आज आम्ही एक छोटीशी क्लिप तुम्हाला दाखवणार आहोत। एक राजा शुद्धोधन अत्यंत बेचैन असतात आणि अशा स्थितीमध्ये ते त्यांना सांगतात अमात्य आणि चेन्नईला की तुम्ही सिद्धार्थाकडे जा आणि त्यांना त्यांचं मन वळवून आणा आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये त्यांना घेऊन या। ज्यावेळेस तिथे बुद्धाच्या आश्रमात ते गेलेले असतात आणि ते सर्व दृश्य आणि ज्या पद्धतीचा त्यांचा प्रभाव आणि ज्या पद्धतीची त्यांची तेजस्व त्यांच्या चेहऱ्यावरती ते पाहून अत्यंत प्रचलित होतात आणि ते बुद्धाच्या ह्याच्यात इतके होऊन जातात की अमात्य त्यांना म्हणतोय की मलाही तुमच्या ह्याच्यामध्ये मला भिक्षू व्हायचं आहे। असा तो मोठासा प्रसंग तो तुम्हाला आज इथे पाहायला मिळेल बुद्धा या सिरियलमधनं। बघूया हा छोटासा एपिसोड। राहुल राहुल चन्ना काका, इसको पिताजी को अवश्य दे देना और उनको कहिएगा कि मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। राहुल, इस तरह अपने पिता को विवश करना उचित नहीं। नहीं माँ, आप उन्हें लेकर आएंगे ना? हाँ छोटे युवराज, आपके पिता के बिना मैं ना आऊंगा। देवी, आप युवराज सिद्धार्थ के लिए कुछ भेजना चाहेंगे? कोई संदेश? पहले मैंने उनके लिए कमल का पुष्प भेजा था, वो उन्होंने लौटा दिया। मैं तब भी नहीं चाहती थी और अब भी नहीं चाहती कि मेरे कारण उनके मन में कोई द्वंद्व हो। मैं उनके साधना के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहती। यदि वो मेरे लिए कुछ भेजें तो मत लाइएगा। बस उनसे कहिएगा कि यदि वो कोई उपहार देना चाहते हैं तो यथासंभव अपने दर्शन दे दें। अमात्य, इस बार आप और चन्ना अपने महाराज को निराश नहीं करेंगे। कदापि नहीं महाराज, युवराज सिद्धार्थ आएंगे। इस तपस्विनी देवी यशोधरा का तप अवश्य सफल होगा। सुनिए, आपके बुद्ध कहाँ मिलेंगे? युवराज, युवराज, शाक्यमुनि बुद्ध, शाक्यमुनि बुद्ध।
मेरे प्रिय भिक्षुओं, ये मेरे परम मित्र चन्ना है और ये पिता तुल्य अमात्य कपिल वस्तु के मंत्री। सात वर्ष हुए कपिल वस्तु छोड़े आपको। इतने तेजस्वी, इतना ओज, मैंने कभी सोचा भी ना था कि मेरे भाग में ऐसी सुंदर आभा देखने को मिलेगी। माता प्रजापति और पूजनीय पिताश्री कैसे हैं? आपके जाने के पश्चात कभी भी हमने उन दोनों के चेहरे पे खुशी नहीं देखी। अब तो महाराज के स्वास्थ्य भी गिरने लगा है। शाक्यगण की सभा में वो अरुचि से जाते हैं। ये युवराज राहुल ने आपके लिए भेजा। राहुल अब इतने बड़े हो गए हैं कि अपनी माँ से हट करके ये आपको देने के लिए कहा। आप ही की तरह प्रतिभाशाली, हर विद्या में निपुण, हर घड़ी आपको याद करना। देवी यशोधरा कैसी है? देवी यशोधरा के विषय में हम आपसे कुछ न कहेंगे। आप स्वयं कपिल वस्तु आइए और उनका हाल देखिए। मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते ही लौट आऊंगा तुम्हारे पास, राहुल के पास। जब से आपने मुक्ति का मार्ग खोजा है, कपिल वस्तु की सारी प्रजा आपको देखने के लिए आतुर है। एक डोर से महाराज और महादेवी के प्राण बंधे कब वो अपने पुत्र सिद्धार्थ को देख। देवी यशोधरा महल के द्वार पर होने वाली हर दस्तक पर चौंक जाती है और झरोखे की ओर भागती, फिर निराशा उन्हें घेर लेती। उनकी पीड़ा का आभास राहुल को ना हो, इसलिए आपके बचपन की कहानियां उसे सुनाती। हम आपको कपिल वस्तु ले जाने आए। आप हमारे साथ आएंगे ना? मैंने प्रण लिया है, आपको लिए बिना ना लौट। मैं कपिल वस्तु अवश्य आऊंगा। मैंने तुम्हें वचन दिया था यशोधरा, मैं तुमसे। आज आपण दैनिक बहुजन सौरभचा आढावा घेऊया। आज बहुजन सौरभमध्ये महत्त्वाच्या ज्या बातम्या आहेत, 8 तारखेच्या अयोध्येप्रमाणे गुजरातमध्येही भाजप हरवणार म्हणजे ज्या पद्धतीचा आत्मविश्वास राहुल गांधी यांनी दाखवलेला आहे, त्याच्यामुळे संपूर्ण BJP हादरलेली आहे। एक पुन्हा चांगली बातमी म्हणजे इराणमध्ये सुधारवादी अध्यक्ष झालेले आहेत, त्याच्यामुळे त्यांची आज आम्ही बातमी लिहिलेली आहे। संपूर्ण जगामध्ये कुठे ना कुठे शिक्षणाचा प्रभाव होतो आहे। तंत्रज्ञानाच्यामुळे अनेक रूढीवादी जे लोक होते त्या लोकांचा प्रभाव कमी होताना दिसतो आहे। राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या उमेदवारापासून केवळ हेच लक्ष बाळगण्याचं म्हणणे, आम्ही सर्वांचेच पार्ट टाइपर, आम्ही सर्वच इथे पार्ट टायमर आहोत काय? उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर यांचा हा प्रश्न, कारण यावेळेस तिथे त्यांना एक प्रश्न विचारण्यात येतो की ज्या पद्धतीने तुम्ही जे तिथे कामं करतात ते निश्चितच त्याच्यामुळे सर्व लोकांना त्याचा त्रास होतो आहे, नुकसान होते आहे। तर या सर्व गोष्टीवरती
ते अत्यंत चिडले आणि चिडून त्यांनी अशा पद्धतीचा प्रश्न केलेला आहे. सुरतमध्ये 6 मजली इमारत कोसळून 7 जणांचा मृत्यू झालेला आहे. ती एक बातमी आम्ही घेतलेली आहे. विविध योजनांसाठी सुमारे 1 लाख कोटीच्या मागण्या आहेत. अनेक ठिकाणी स्टेट गव्हर्नमेंटनी सेंट्रल गव्हर्नमेंटना मागण्या केल्या, परंतु आता सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये किती पैसा आहे आणि ते कसं डिस्ट्रीब्युशन करतील हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. समुपदेशाने वेळापत्रक लवकरच नीट UGसाठी आरोग्य मंत्रालयाचा खुलासा, जे नीट आणि याच्यासाठी जे पेपरफुटीचा प्रकार झाला ते लवकरच त्याच्यावरती आम्ही मंत्रालयातनं खुलासा करू अशा पद्धतीची बातमी आहे. पंढरीचा विठ्ठलाला भाविकांच्या दर्शनासाठी 24 तास उभा जो तिथे विठ्ठल आहे, विठ्ठल आता तुम्हा सर्व लोकांना दर्शन देण्यासाठी 24 तास तिथे उभा राहील अशा पद्धतीची बातमी. उद्धव ठाकरेचे राज्यातील OBC मराठ्यांना आवाहन की तुम्ही आता आजच्या परिस्थितीमध्ये जे काही फडणवीस गव्हर्नमेंटने जे केलं त्याच्यावरती आपण सर्व शांतीनेच मार्ग काढू, त्याच्यासाठी तुम्ही लोकांनी मला कोऑपरेट करा अशा पद्धतीची बातमी आहे. हाथसरमध्ये जो काही हे झालं आहे, जी घटना झालेली आहे, तर राहुल गांधींनी योगी आदित्यनाथला एक पत्र लिहून त्यांना सांगितलं की काय काय झालेले आणि जे खरे आरोपी असतील तर त्यांच्यावरती तुम्ही गुन्हे दाखल करा. त्या पत्राचा त्यांनी फार मोठा धसका घेतलेला आहे. मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथे लोकांना पकडण्याचा सुरू झालेला आहे. आज आमच्या भगिनी वीणा राऊत यांचा वाढदिवस, हार्दिक मंगलकामना. आज 5-2वरती बघूया. आजचं टायटल आहे नेहमी तत्पर राहा, बेसावध आयुष्य जगू नका. अनेक लोक बेसावधपणे आयुष्य जगतात, हे अत्यंत चुकीचं आहे. आज आमचा अग्रलेख आहे आता राजकारणाचा कल हा धार्मिकतेकडून आर्थिककडे झुकलेला आहे. तुम्हा सर्व लोकांना माहिती आहे की ज्यावेळेस मोहन भागवत RSSचे प्रमुख या मोठमोठ्या व्यापाऱ्यांशी त्यांचा संबंध, त्यांच्या घरी जाणं वगैरे वगैरे हा जो प्रकार झाला आणि ज्या पद्धतीने RSSचा आज डाऊनफॉल झालेला आहे हे त्याच्यासाठी जबाबदार आहे. त्याच्यावरती आधारित आजचा अग्रलेख. त्याच्या शेजारी राहुल गांधी यांनी दिले सभागृहाला नवे सिलेबस, डॉक्टर अशोक नामदेव पळवेकर यांचा हा लेख आणि अत्यंत मार्मिक आहे. आज आमचे श्रावण देवरे यांचा नेहमीसारखा OBC आणि मराठ्यांना उद्देशून हा लेख असतो. कमरेखाली सोडून डोक्याला गुंडाळले तरच मराठा आरक्षण शक्य आहे, कारण कॉन्स्टिट्यूशनल ज्या पेची आहेत त्याच्यावरती निश्चितच मराठ्यांना त्याचं नुकसान होणार आहे. आज त्याच्यात आमचे नागेश चौधरी यांचा लेख विरोध मोदीचा संघाला की संघाचा मोदीला अशा पद्धतीचा प्रश्न आहे की ज्या पद्धतीने तिथे घमासान सुरू आहे त्याच्यावरनं हा प्रश्न विचारणं अत्यंत साहजिकच बरोबर आहे. दगड ही एक अंधश्रद्धा, दगड हा कधीच देव बनू शकत नाही अशा पद्धतीचा एक छोटंसं वाचकाच्या मनोगतनं आलेलं आहे. आज 5-3वरती बघूया पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचा जाज्वल्य इतिहास. ज्या पद्धतीने पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी बाबासाहेबांनी बनवली, परंतु ज्या पद्धतीने ती हाताळल्या चाललेली आहे ती अत्यंत चुकीची बाब आहे. आजचं टायटल आहे विश्वास हा खोडरबरसारखा असतो, तुम्ही केलेल्या प्रत्येक चुकाबरोबर तो कमी होत जातो. जेवढ्यांदा तुम्ही चुका कराल तसं तुम्ही खोडून त्याच्यावरून तुम्हाला समजेल की आपल्या कालच्या चुका काय झालेल्या आहेत. एक आमचे मित्र रवी मानव यांचा हा लेख, बहिणीला 1500 रुपये मिळाले, भाच्यालाच्या दर्जेदार शिक्षण कधी मिळणार. शिक्षणाची त्याची तुलना करा, फक्त पैसे देऊन त्याच्याशी काय होणार आहे असा हा सुंदरसा लेख आज तुम्हाला वाचायला मिळणार आहे. अशी आणता येईल भोंदूगिरी शून्यावर याच्यावरती आधारित एक लेख डॉक्टर TR शेंगणे यांचा. हा अत्यंत त्यांनी की ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रामध्ये आणि जो अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या याच्यामध्ये जो आपल्याकडे कायदा आलेला आहे त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये आज त्याला आळा बसलेला आहे. तिथे भोंदूगिरी आपल्याकडे त्या तुलनेमध्ये कमी आहे. अनेक संघटना त्याच्याशी काम करत आहेत. आज 5-4वरती बघूया BJP सत्तेवर येणे म्हणजे एक विशिष्ट मानसिकतेचा विजय हो. प्राध्यापक रणजित मेश्राम यांचं वक्तव्य एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. पत्नीच्या नावे टपाल योजनेची वसुली एक फ्रॉड झालेलं आहे, त्याच्याबद्दलची आम्ही ती माहिती दिलेली आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये झालेल्या चकमकीत अकोल्यातील जवान शहीद. ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प तिकीट घोटाळा
मोठ्या प्रमाणामध्ये ऑनलाईन तिथे होत असते, परंतु तिथे काहीतरी मॅनिप्युलेशन केल्याच्या घटना आलेल्या आहेत. दीक्षाभूमीवरील वाहन तळकाखालील खड्डे बुजवणार, नागपूर सुधार करण्याची बैठकीत निर्णय. विदर्भात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता. 3-4 दिवसापासून विदर्भात सारखा पाऊस सुरू आहे, परंतु अजून त्याचा जोर वाढण्याची शक्यता दिसते आहे. एम्समध्ये मूत्रपिंडानंतर हृदय व यकृत प्रत्यारोपण ट्रान्सप्लांटेशनचे तिथे एम्समध्ये आता सुरुवात झालेली आहे. एम्सचं स्टँडर्ड अत्यंत चांगलं आहे, त्याच्यामुळे साधारण आणि गरीब लोकांसाठी एक चांगली बातमी. हिट अँड रन प्रकरणात कोणालाही पाठीशी घालणार नाही एकनाथ शिंदे. आता जे पुण्या इथे जो प्रकार घडला आहे त्याच्यावरनं त्यांचं ते भाष्य होतं. आज त्याच्यात पुन्हा ऑल इंडिया समता सैनिक दल नागपूरतर्फे संस्कार शिबिराचे समापन. 1.5 लाख हेक्टरवरील पेरण्या रखडल्या. अनेक ठिकाणी ज्या पद्धतीने आता पावसाने दडी मारली त्याच्यामुळे ते सर्व झालेलं आहे. शुक्रवारपासून महावितरणाची राज्यस्तरीय नाट्यस्पर्धा होणार आहे. भारत जोडो अभियान पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता दिसते. अभियानाचे राष्ट्रीय संमेलन आहे. अशा रीतीने आम्ही दैनिक बहुजन सौरभच्या 4ही पानाचा आज आढावा घेतलेला आहे. निश्चितच तुम्हाला मी विनंती करेल की जास्तीत जास्त लोकांना फॉरवर्ड करा, लाईक करा. भेटूया आपण उद्या. तोपर्यंत जय हिंद.